हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, है ना। ये दोनों अपने आप में हर बार डिबेटेबल टॉपिक रहे हैं। और जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एक पेपर है, कंटेस्टेड नोशन ऑन अ नेशन। कंटेस्टेड नोशन ऑन अ नेशन मतलब नेशन के बारे में, राष्ट्र के बारे में सावरकर और जिन्ना के क्या विचार थे। इन दोनों के विचारों को नेशन के बारे में क्या था ये दिखाना है, हमें समझना है और पढ़ना है। यही हमारे इस बार का पेपर है। और सिर्फ हम डायरेक्ट तो राष्ट्र के टॉपिक पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी इंसान को पूरे रूप से ना समझें, मतलब उसके पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में ना समझें, वो किस बैकग्राउंड से आता है ये ना समझें, उसकी क्या सोच है, क्या धारणा है ये ना समझें, तब तक हम उसके विचारों को पूरे रूप से नहीं पहचान सकते, नहीं समझ सकते। तो हमें पहले उनके विचारों को समझना होगा और फिर उनके कंट्रीब्यूशन को समझना होगा कि उनका कंट्रीब्यूशन भारत की आज़ादी में क्या था और जिन्ना ने कैसे पाकिस्तान बनाया। टू नेशंस थ्योरी जो थी वो किसने दी और कब दी, और इस टू नेशंस थ्योरी का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा। और जिन्ना जैसे चाहते थे कि दो मुल्क हो, दो देश हो, दो राष्ट्र हो, सावरकर भी चाहते थे कि दो मुल्क हो, दो राष्ट्र हो। लेकिन सावरकर चाहते थे कि वो दो मुल्क एक ही छत के अंदर हो, मतलब हिंदू और मुसलमान इंडिया के अंदर ही हों, दो अलग अलग देश ना बने। लेकिन जिन्ना चाहते थे कि दो अलग अलग राष्ट्र हों। तो आखिर हमें इनको समझने के लिए पहले इनके बैकग्राउंड को समझना होगा। तो हम इसी वीडियो में पूरे रूप से उनके बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से, जिन्ना के विचारों के बारे में और जिन्ना के जिंदगी के बारे में। जिन्ना के बचपन का नाम मोहम्मद, जो उनके पिता और उनकी माँ बुलाया करते थे। उनके पिता का नाम जिन्ना भाई पूंजा और माँ मिट्टी बाई। ये लोग एक हिंदू फैमिली थे पहले, लेकिन बाद में कन्वर्ट हुए। पहले एक हिंदू कूची फैमिली थे, पहले ये हिंदू कूची फैमिली थे, बाद में इन्होंने इस्लाम कन्वर्ट किया और फिर ये इस्लामिक हो गए। इस्लामिया सिया ये मानते थे और ये लोग इस्लामिया में ही इस्लामिया सिया को मानने लगे थे। इनकी जो शुरुआती दौर की पढ़ाई थी वो मुंबई में हुई और बाकी की पढ़ाई कराची में हुई। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई और कराची में कंप्लीट की, लेकिन बाद में इनके रिकमेंडेशन किया गया, मतलब इनको किसी की छत्र छाया में, जैसे इनके पिता के पास भी पैसे थे तो इनको रिकमेंड किया गया और ये इंग्लैंड पहुँचे, लंदन पहुँचे अपनी पढ़ाई करने के लिए। और ये उनको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मिली। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप जैसे वकीलों के अंडर कोई जूनियर होता है, जैसे मेरा अभी 3 साल प्रैक्टिस हो रहा है तो मैं किसी और के अंडर जूनियर हूँ, इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। अब जैसे कि हमारे हालात कुछ ऐसे नहीं है कि हम विदेश जाएं और बार एट लॉ पास करें। हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि हम इंडिया में रह के ही वकालत पास कर सकते हैं और यहाँ के कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम यही कर रहे हैं। अगर हालात सुधरे तो कभी हमें भी बार एट लॉ करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आगे पहुंचे और इन्होंने लिंकन्स इन, मतलब लिंकन का जो फर्म था उसको ज्वाइन किया एंड क्वालिफाइड फॉर बार एट लॉ इन 19 ईयर्स। जब ये 19 साल के थे उसी वक्त इन्होंने बार एट लॉ पास किया। मतलब बार एट लॉ मतलब बैरिस्टर। जब तक आप बार एट लॉ नहीं पास करेंगे तब तक आपको बैरिस्टर नहीं कहा जाएगा। अच्छी बात है। रिटर्न टू बॉम्बे इन 1896 और वहां से बॉम्बे आ जाते हैं। कब? 1896 में आते हैं, अपनी वकालत कंप्लीट कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1896 में पहले, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट था 1857, वो बहुत पहले हो चुका था और ये बहुत सालों के बाद आए हैं, मतलब जन्म भी इनकी बाद में हुई है। तो पढ़ाई वढ़ाई करके 1896 में आए हैं। अभी तक आपको पता है कि देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, और ये एक बैरिस्टर। तो ऑब्वियसली सी बात है, उस माहौल में, उस समाज में एक बैरिस्टर की सम्मान कितनी होगी ये आप भी समझ सकते हैं।
फिर आगे हुआ 1900 समय में, मतलब जब 1900 में इनको एक्टिंग प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट बनाया गया, मतलब एक प्रेसिडेंसी के मैजिस्ट्रेट थे। ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर एट द बॉम्बे बार, मतलब बॉम्बे के जो बार काउंसिल था, मतलब जहाँ पे वकील बैठते थे उस कोर्ट्स के, ये बहुत विख्यात वकील बने और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छी चली। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, आखिर ये पॉलिटिक्स में कैसे एंटर किए। तो जिन्ना का जो क्लोज रिलेशन था वो दादा भाई नौरोजी के साथ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी खुद एक मेंबर थे। तो मेंबर थे, इलेक्शन भी लड़े थे, तो वहां पे मेंबर भी थे। तो जिन्ना का क्लोज रिलेशन था दादा भाई नौरोजी के साथ। अब दादा भाई नौरोजी के साथ क्लोज संपर्क होने के कारण जितने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एमपीज हुआ करते थे उन सबसे अच्छा रिलेशन होगा, और जो बुद्धि होगी, जो ज्ञान होगा वो और ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा ऑब्वियसली, मतलब ब्रिटेन का स्ट्रक्चर अलग, ब्रिटेन की पढ़ाई अलग, ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम अलग, ब्रिटेन कैसे शासन करता है ये अलग, इन सब का ज्ञान उनको दादा भाई नौरोजी से मिलने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1904 में पहला कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था जिन्ना ने पहला कांग्रेस का सेशन अटेंड 1904 में किया, जहां पे उनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके मेंटोर रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ही उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और बहुत नामी थे और एक सेकुलर व्यक्ति थे, मतलब एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो कि जिनके पास एक आइडियोलॉजी था, एक ओपिनियन था। ऐसा नहीं मतलब भेड़ चाल की तरह नहीं, मतलब एक आइडियोलॉजी लेके बढ़ रहे थे। तो जिन्ना पहले दादा भाई नौरोजी से शिक्षा प्राप्त किए, फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो इनको कौन मिले? इनको मिले गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की अगुवाई में ही इनकी सारी आगे की पॉलिटिकल रणनीतियां होने लगी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, हम सभी को मालूम है, जिस बात से दुख सबको हुआ, इन्हें भी हुआ। ये भी पहले बहुत समय तक सेकुलर रहे। ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो मांग था, जो पाकिस्तान का मांग था, वो 1904-1905 में नहीं हुआ। ये हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर जिन्ना के दिमाग में कब आया कि उनको एक पाकिस्तान चाहिए, इसके बारे में भी समझेंगे। मतलब हमारा टॉपिक ही है कंटेस्टेड नोशन ऑफ अ नेशन, तो नेशन के बारे में पूरी बात करेंगे। 1906 में आगा खान वाइसरॉय, उस वक्त मिंटो थे, इन लोगों ने मिलके, मतलब 1906 में आगा खान और मिंटो ने मिलके मुस्लिम लीग बनाया। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मुस्लिम जो थे वो डिप्राइव्ड थे, आगा खान और मिंटो के अनुसार ये लोग डिप्राइव्ड थे। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें मुस्लिमों को पहचान नहीं मिली, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा गया। इसलिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1906 में पहली बार एक मुस्लिम पार्टी बनी, मुस्लिम लीग। तो अब समझ सकते हैं कि दो पार्टियां इंडिया में बनी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम देखें और मुस्लिम लीग नाम देखें, आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सी पार्टी किस समुदाय के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिन्ना ने ज्वाइन नहीं किया मुस्लिम लीग, 1906 में ज्वाइन नहीं किया। जैसे मैंने पहले बताया कि जिन्ना शुरुआती दौर में एक सेकुलर व्यक्ति थे, मतलब उनके विचार सेकुलर थे। वो भी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब आगे बढ़े एक साथ। इसलिए 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की, और वो सिर्फ मुस्लिम इंक्लाइनेशन लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे। बहुत दिनों के बाद मुस्लिम लीग ज्वाइन की। जब मुस्लिम लीग बन रही थी तब वो कलकत्ता में थे और वो सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। किसके अंदर? दादा भाई नौरोजी के अंदर वो एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे थे। और उन्होंने एक स्पीच भी तैयार करके दी थी दादा भाई नौरोजी को, जिसका नाम था स्वराज। आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो एक कॉपी और पेन भी ले लें ताकि ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे हमारे। 1908 में, अब ये सेकुलर थे, ये मैंने कह तो दिया, लेकिन आखिर प्रूफ भी तो होना चाहिए कि ये सच में सेकुलर थे। इसके लिए प्रूफ है। 1908 में सिडिशन चार्ज लगा। किसके ऊपर? सिडिशन मतलब देशद्रोह का मामला। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोह का मामला लगा कि वो देशद्रोही हैं।
ये अंग्रेजों ने लगाया और केस किया उनके खिलाफ और उनको जेल भेज दिया गया। जो केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो अभी क्लियर है, मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम, और अगर मन में शुरू से होता कि मैं मुसलमानों के लिए ही केस लड़ूंगा तो शायद नहीं लड़ा होता। और दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि वो वकील भी थे इसलिए लड़ना था। लेकिन सेकुलर पॉइंट प्रूफ हो पाता है कि वो बाल गंगाधर तिलक का केस लड़े और उन्हें बरी भी कराए। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। मॉर्ले मिंटो स्कीम रिफॉर्म्स पास हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई। जैसे ये जो मुस्लिम लीग आया था वाइसरॉय मिंटो के अनुसार आया था, तो मिंटो ने क्या किया, 1909 में जो कानून पास किया जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं, तो जब वो एक्ट पास किया तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि ये मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय को इलेक्शन लड़ने का जगह मिलेगा। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे आज हमारे लोकसभा या राज्यसभा या काउंसिलर का इलेक्शन होता है तो कुछ सीट रिजर्व्ड होते हैं जिसपे सिर्फ एससी या एसटी ही लड़ सकता है और कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति उस पर खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया हमारे सिस्टम में। अभी उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त इलेक्शंस हुए और लगभग बंगाल में 250 सीट्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली में और 117 सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। और अंग्रेजों ने क्या किया, 117 सीट्स मुस्लिमों के लिए सिर्फ रिजर्व किया। आप देख सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल कहां से स्टार्ट हुआ। 250 सीट्स में 117 मुसलमानों के लिए रिजर्व किया। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आप सेकुलर होते हैं तो सबके लिए बराबर रखते हैं कि भैया जिसको जहां से इलेक्शन लड़ना है लड़ो। लेकिन चूंकि वो माइनॉरिटी थे, मतलब संख्या में कम थे, इसलिए इसका फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस लेते हुए मॉर्ले मिंटो ने ये रिफॉर्म्स लाया और सेपरेट इलेक्टोरेट का एक कंसेप्ट लगाया। आगे बढ़ते हैं। 1910 में जब इलाहाबाद कांग्रेस चल रहा था, इलाहाबाद का सेशन चल रहा था, जिन्ना वाज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट। जिन्ना ने मना किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तो मन में जो होगा वो डिससेटिस्फैक्शन पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा। तो जितनी जल्द से जल्द हो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन हटा देना चाहिए। ये साबित करता है कि वो गोखले के एक बहुत अच्छे शिष्य थे, क्योंकि गोखले भी एक सेकुलर व्यक्ति थे। अभी आते हैं, आखिर कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को हमेशा कोशिश किया जिन्ना ने मिला के रखने के, मतलब बहुत दिनों तक कोशिश किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। 1912 में प्रेसिडेंट साफी ऑफ मुस्लिम्स लीग, मतलब उस वक्त जो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था साफी, 1912 में प्रेजेंटेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवाइटेड जिन्ना टू ज्वाइन द लीग। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया उस मुस्लिम लीग के समारोह में 1912 में, और जिन्ना को कहा गया कि तुम भी आओ भैया, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन 1913 में जिन्ना, मतलब बहुत बार प्रस्ताव मुस्लिम लीग की तरफ से जा रहा था, 1913 में जिन्ना ने फाइनली मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। ही वॉज रिप्रेजेंटेड इन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एज वेल। वो दोनों से दोस्ती बनाए रखे थे, वो कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे। मतलब एक रिस्पेक्टेड इंसान थे, बैरिस्टर थे, तो इज्जत सब जगह मिल रही थी, तो वो दोनों जगह आ जा सकते थे, उनके लिए दोनों गेट खुले हुए थे, एक जगह नहीं बंधे हुए थे। इनकी तारीफ में सरोजनी नायडू ने एक किताब लिखा था, मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। बोला, मतलब किताब का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, मतलब एकता के एक दूत के तारीफ में उनको पहचान दी। 1913 में तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो कमजोर होता गया, तब तक गांधी जी ने एंट्री नहीं की थी। 1915 में गोखले का देहांत हुआ। अब ये जो जिन्ना थे ये कांग्रेस के स्पोक्समैन के रूप में भी काम कर रहे थे और मुस्लिम लीग के मेंबर के रूप में भी काम कर रहे थे। तो इस शुरुआती दौर में पूरे रूप से कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो जाए और हम एक साथ आज़ादी का युद्ध लड़ें, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल
नहीं हुआ। अब 1919 में राउलेट एक्ट पास हुआ। राउलेट एक्ट को एक काला कानून कहते हैं, ब्लैक एक्ट, जिसमें जो कानून का किस बात के लिए कानून लाई गई थी, कानून इसलिए लाया गया था कि किसी भी इंसान को कभी भी बिना वजह बताए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको बताया जाएगा ना। जैसे आज नियम है, अगर हमको, अमित सर को आज अरेस्ट किया जाता है तो बोला जाएगा 24 घंटे के अंदर उनको किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा और हमारी गवाही होगी। हमको बताया जाएगा कि भैया तुम्हारे ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन इस राउलेट एक्ट में आपको अरेस्ट तो किया जाएगा लेकिन आपके चार्जेस नहीं बताए जाएंगे, आपके ऊपर आरोप नहीं बताए जाएंगे, जिसका घोर विरोध हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जम के विरोध किया, जिसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक अपनाई। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ये दो वर्ड से बना हुआ है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब सच और आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, मतलब सच्चाई पर टिके रहेंगे। लोगों ने सब, जैसे बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, इन सब का आइडियोलॉजी ये था कि भैया हमारा देश तो हम लड़ेंगे, लेकिन गांधी जी का अप्रोच था कि भैया थोड़ा शांति प्रिय, शांति से बात होगी। जिन्ना कुड नॉट एक्सेप्ट द गांधीज व्यू, मतलब जिन्ना और सावरकर को दोनों को ही इनकी व्यू पसंद नहीं आती थी, क्योंकि सत्याग्रह से, मतलब सच से रिक्वेस्ट करने से उनको लगता था कि आज़ादी शायद नहीं मिलेगी। और गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट था किसमें, खिलाफत मूवमेंट में। गांधी जी का उसी दौरान, मतलब 1919 के दौरान ही, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, जैसे 1919 में ये राउलेट एक्ट के विरोध में ही वो जलियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े थे, जिनके ऊपर जनरल डायर ने उतनी गोलियां चलवाई थी। काफ़ी नरसंहार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी सत्याग्रह से ही टिके रहे कि सत्य के लिए आग्रह। और उसी दौरान खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट कहाँ चल रहा था, टर्की में। जैसे टर्की में मुस्लिमों के खलीफा हुआ करते थे, तो खलीफा का जो पोस्ट हुआ करता था उसको कब्जा कर लिया था ब्रिटेन वालों ने। ठीक, इसलिए वहाँ मुस्लिम्स जो भारत के थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खलीफा को छोड़ दिया जाए और खलीफा की गद्दी को बनाए रखा जाए, फिर से किसी को खलीफा पे बिठाया जाए, जिसको मुस्लिमों ने पूरा विरोध किया। वो उनका रिलीजियस मैटर था। गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्वदेशी मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ आ गए। ठीक, बढ़िया बात है। लेकिन जिन्ना यहाँ पे गांधी जी से सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में मत जोड़िए, आप रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें, दोनों अलग अलग बातें हैं, उनको आप एक साथ सम्मिलित करना नहीं चाहिए। फिर 1920 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट केम अप फॉर डिस्कशन एट अ मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में एक मीटिंग हुई जहां पे नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें 14 पॉइंट्स थे। इट सजेस्टेड टू प्रोटेक्टेड द मुस्लिम्स एज वेल एज द हिंदू माइनॉरिटी। इसमें बहुत सारे मुद्दे थे जो हिंदू माइनॉरिटी के लिए भी था और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए भी था। दोनों को बचाने के लिए एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो नेहरू जी ने बनाई थी और सबने मिलकर बनाया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेयर गिवन। इस रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कंसेप्ट था, मतलब यहाँ से मुस्लिम्स लड़ेंगे वहाँ से हिंदू लड़ेगा, ये वाला कंसेप्ट हटा दिया गया। हिंदू महासभा केम इन द वे, लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट का ये जो प्रपोजल था, ये जो नेहरू रिपोर्ट आई, यहाँ पे हिंदू महासभा मानने को तैयार नहीं था और उनको चाहिए था कि दो राष्ट्र बने, भले वो एक छत के नीचे हो लेकिन दो अलग हो, बाद में तय किया जाएगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे जिन्ना के मन में खटास आने लगी थी, दिखने लगा था कि सेकुलर बन के मेरा कोई काम होने वाला नहीं है। मतलब अभी गांधी जी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे, लोग गांधी जी को ज़्यादा फॉलो करते थे, न कि सावरकर और जिन्ना को। जिन्ना और सावरकर को लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। एक सेक्ट, एक कम्युनिटी उनको फॉलो करती थी, लेकिन गांधी जी के फॉलोअर्स ज़्यादा थे, क्योंकि लोगों का मानना था, लोगों का विश्वास था कि गांधी जी हमें जरूर आज़ादी दिला देंगे। ऐसा करिश्मेटिक पर्सनैलिटी था गांधी जी का। अब इस बात का धीरे धीरे मन में तो खटास आ गई थी जिन्ना के कि कहीं ना कहीं ये संभव होने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के आसपास हुआ। जिन्ना हैड रिकॉग्नाइज्ड ओवर द ईयर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशल मुस्लिम इंटरेस्ट, नीड्स एंड डिमांड्स
एंड पाकिस्तान स्ट्रेटेजी। पहली बार जिन्ना ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम के इंटरेस्ट के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। इन 1930 फिर आगे मुस्लिम लीग एट अलाहाबाद, मोहम्मद इकबाल गेव पब्लिक एक्सप्रेशन टू द आइडिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट। 1930 में मुस्लिम लीग के ही एक इंसान मोहम्मद इकबाल, उन्होंने लोगों को स्पीच दिया एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, मतलब जहां पे आज पाकिस्तान है। 1930 में, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, 1930 में ही कंसेप्ट दिया था कि पाकिस्तान बन सकता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। 1931 में जिन्ना लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, और जिन्ना वहीं पर रह रहे थे, इंग्लैंड में ही गए थे, इंग्लैंड में ही प्रैक्टिस कर रहे थे और काफ़ी समय तक जिन्ना इंडियन पॉलिटिक्स से गायब रहे। फिर अभी यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो उनके एक एडवोकेट फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके एक एसोसिएट थे जिन्ना के, MC छागला, वो कहते हैं वाई डिड जिन्ना चेंज, जिन्ना क्यों बदले, इसके क्या क्या कारण थे। जिन्ना का ये जो सेकुलर नेचर से धीरे धीरे कम्युनल होना, इसके क्या क्या नेचर थे और क्या क्या कारण थे, इसके ऊपर उनका व्यू क्या था। ही हैड टू बी अ लीडर। MC छागला कहते हैं कि उनको एक लीडर बनना था, एक नेता बनना था, लेकिन गांधी जी के रहते हुए ये चांस नहीं था, या चांस था भी तो कम। ही लेफ्ट हिज इंपॉर्टेंस विल डिमिनिश बिफोर गांधी। उन्होंने देखा कि गांधी के सामने उनकी इमेज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। गांधी जी बिलीव्ड इन रिलीजन, गांधी जी, और एक कारण था, गांधी जी धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन जिन्ना कोर पॉलिटिक्स में, ओनली पॉलिटिक्स, नो रिलीजन। अब 1934 में जिन्ना वापस आए और उनके आने के कुछ दिनों के बाद 1935 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अनुसार, मतलब जिसका रेप्लिका, जिसका इंफॉर्मेशन बहुत हद तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहीं से जुगाड़े गए थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अगर मौका मिले तो पढ़े जरूर। मुस्लिम लीग पार्टी फॉट इलेक्शंस, फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 3 प्रोविंसेस ओनली। जैसे 1935 के बाद जब कानून पास हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बढ़ा दिए गए, मतलब उनका मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन और भी बहुत सारे राज्यों में बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग इलेक्शन सिर्फ 3 राज्यों में, 3 प्रोविंसेस में जीत पाई, सिंध, पंजाब, बंगाल, इन 3 प्रोविंसेस में जीत पाई। तो आप देख सकते हैं कि ये वही 3 प्रोविंस हैं जहां पे पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सावरकर टू ज्वाइन दिस बैटल वाइगरसली। सावरकर ने भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, मतलब सावरकर आज़ाद तो हो चुके थे, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। सावरकर जेल से आज़ाद तो हो चुके थे अंडमान निकोबार से, लेकिन वो अपनी एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहे थे, लेकिन सक्षम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि गांधी जी उनका साथ उनके शर्तों पे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण अभी आप देख सकते हैं कि कैसे जिन्ना का कंसेप्ट जो था वो धीरे धीरे बदल गया और वो एक सेक्युलर व्यक्ति से कम्युनल व्यक्ति के रूप में बदलते गए। उस इलेक्शन में मतलब 3 जगह तो बनी सरकार, पंजाब, बंगाल, सिंध, लेकिन आगे बनी नहीं। बाकियों में कांग्रेस ने सरकार बना ली, और कांग्रेस ने बनाया तो उसमें मुस्लिम लोगों को मिनिस्ट्री में रखा ही नहीं। ठीक, जिस बात का डिससेटिस्फैक्शन बहुत फैला, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में फैला, मुस्लिम लीग में फैला, कि एक भी मुस्लिम को बाकी के प्रोविंसेस में लिया नहीं, मतलब मुस्लिम लीग के लोगों को लिया नहीं और सरकार बना ली। वाइसरॉय सेंट इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। वाइसरॉय जो उस वक्त के थे, उन्होंने इंडिया के आर्मी को युद्ध में झोंक दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था, उस तरफ जर्मनी लड़ने के लिए रेडी, जापान लड़ने के लिए रेडी, तो हमारे आर्मी के लोगों को कहाँ लगा दिया, युद्ध में, अब हमसे बिना पूछे। तो कांग्रेस ने इस चक्कर में पूरी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी ऐसा ही कुछ किया। 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया, एक फॉर्मल रिजोल्यूशन पास किया। कब? 1940 में। अब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि
आर्मी चली गई है युद्ध लड़ने। ठीक, अब इस माहौल पे इन्होंने एक इशू किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन इस बात से जो मॉडरेट कांग्रेसियन थे, जो मॉडरेट कांग्रेस के लोग थे, उनको बहुत दिक्कत हुआ, दुख हुई इस बात से, जिनमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन्ना से कहा कि भैया तुम्हें पाकिस्तान क्यों चाहिए, तुम एक ही देश में मुस्लिम कम्युनिटी अलग रहेगा, हिंदू कम्युनिटी अलग रहेगा। जैसे अमेरिका में अलग अलग रिलीजन है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है। वहाँ पे 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के बहुत सारे राज्यों में रिलीजन के लोग अलग अलग हैं। तो ऐसे हो सकता था, जिसकी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। लेकिन जिन्ना ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिक खेला, कहा कि अगर सावरकर चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, और हिंदू महासभा चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं। जिन्ना को ये बहुत अच्छी सी पता थी कि ये होने वाला नहीं है, और सावरकर और हिंदू महासभा ने इस बात से इनकार कर दिया। ये बात नोट करने की है कि सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम थे। जैसे ये लोग तो देश के अंदर लड़ रहे थे ब्रिटिश से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहाँ से लड़ रहे थे? बाहर से। वो बाहर की आर्मी लेके इंडिया पे अंग्रेजों से लड़ने के लिए चढ़ाई करने वाले थे, जो एक बहुत सरदर्द था अंग्रेजों के लिए। गांधी वॉन्टेड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। गांधी चाहते थे कि सभी चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दे। In August 1942, Gandhi decided on a mass movement. Jinnah's reaction was against the movement. Jinnah thought British would hand over the power to Hindu majority. जैसे 1942 में जब युद्ध में जा चुकी है हमारी आर्मी, तो 1942 में गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लाया कि भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन जिस बात से जिन्ना को बहुत तकलीफ थी, जिन्ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। जिन्ना का मकसद अब अलग हो चुका था, जिन्ना को चाहिए था पाकिस्तान। इसलिए उन्होंने इस रिवॉल्यूशन में, इस क्रांति में एकदम पार्टिसिपेट नहीं किया, और उनको इस बात का डर था कि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करें तो शायद अंग्रेज जो थे, वो जो पावर था वो हिंदुओं के हाथ में देके जाए। इसलिए उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन्ना कॉल्स कांग्रेस अ पार्टी ऑफ हिंदू। जिन्ना का हमेशा से मानना था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। ठीक उल्टे तरफ सावरकर का मानना था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात करती है, और गांधी जी का कहना था कि उनको सबको लेके चलना है। तो जिन्ना का यहीं पे अलग होने लगा था, धीरे धीरे लाहौर सेशन से ही अलग होने लगा था कि उनको पाकिस्तान चाहिए, मतलब दो अलग अलग नेशन चाहिए। और इसके कारण वो जिस जिस प्रांतों में जीत पाए थे उनमें ही पाकिस्तान का सपना ले बैठे थे। गांधी जी एंड इम्पोर्टेंट लीडर्स वेयर इम्प्रिजन। इस वक्त गांधी जी को और बहुत सारे मुख्य नेताओं को जेल में भर दिया गया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मौका था जिन्ना के लिए कि वो एक अलग राज्य पाकिस्तान का डिमांड कर पाए अंग्रेजों से। और अंग्रेज तो हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में चल रहे थे। हिंदू महासभा सक्सेसफुल नहीं थी। सीधी बात में उनका वो इम्पैक्ट नहीं था जो कांग्रेस का था। कांग्रेस की तरफ लोग ज्यादा विश्वास करते थे, हिंदू महासभा पे लोग उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे। द प्रॉब्लम वॉज टू whom द पावर ट्रांसफर्ड। अब अंग्रेजों के पास ये प्रॉब्लम था कि आखिर पावर दे तो दे किसको। यहाँ पे तो 3 जन आ गया, हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो पावर किसको दें। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हिंदू महासभा थोड़ी कम पॉपुलर थी, थोड़ी कम पावरफुल थी। जैसे कि अंडमान निकोबार की से जब आज़ाद हुए थे सावरकर, तो उनको कह दिया गया था कि तुम किसी भी पॉलिटिकल रैलीज में, अनाउंसमेंट में, स्पीचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी शर्त पे उनको छोड़ा गया था। इसलिए हिंदू महासभा को तो पहले ही अंग्रेजों ने लंगड़ा कर दिया था, जिसके कारण हिंदू महासभा उतनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। अब बच गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता तो ऑलरेडी जेल में थे, और हिंदू प्रांतों तो सब कांग्रेस में ही था। जो मुस्लिम लीगों ने जीता था वो लोग उसी पे डिमांड कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। फिर पाकिस्तान बना, और जिन्ना जो पहले लीडर थे, मतलब पहले गवर्नर जनरल बने, जिसको फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, और वो वहाँ के कायदे आजम कहलाते हैं, फादर ऑफ पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान बना।
लेकिन 1 साल के बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। और इस कारण मतलब आप इसमें देख सकते हैं, मतलब ये पूरे फैक्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे वो स्थान बनाने में पूरी कोशिश की। अब सावरकर के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे और उनका कंसेप्ट जानेंगे, हिंदुत्व के बारे में जानेंगे और 2 नेशंस थ्योरी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारा पेज भी फेसबुक पे। धन्यवाद।